हम बहुत सारी प्रेगनेंसीज देखते हैं जिनमें फाइब्रॉइड्स रहते हैं। यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होगा और लेडी प्रेग्नेंट भी होगी। उसका कारण शायद ये है कि अब बहुत सारी लेडीज़ लेट शादी करती हैं, या जिन महिलाओं की शादी जल्दी भी हो जाए वो प्रेगनेंसी जो है लेट प्लान करती हैं। फाइब्रॉइड होती हैं जैसे गांठें होती हैं, ठोस। ये बच्चेदानी के अंदर इसकी जो वॉल्व हैं ये मसल की बनी होती है और इनके अंदर इस तरह की गांठें बन जाती हैं। इनको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो इनसे दिक्कतें प्रेगनेंसी में क्या आती है? एक तो मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है। सेहतनामा में आज बात फाइब्रॉइड यानी रसौली के साथ प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर लवलीन सोडी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी वीडियोस आप सेहतनामा विद राजेंद्र में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो आपकी स्पेशलिटी है फाइब्रॉइड, सिस्ट और आईवीएफ, आप स्पेशलिस्ट हैं। सो जब फाइब्रॉइड यानी रसौली के साथ प्रेगनेंसी, पहले तो ये बताइए कि दिक्कत कितनी आती है। देखो, ऐसा है कि अब जो है हम बहुत सारी प्रेगनेंसीज देखते हैं जिनमें फाइब्रॉइड्स रहते हैं। यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होगा और लेडी प्रेग्नेंट भी होगी। उसका कारण शायद ये है कि अब बहुत सारी लेडीज़ लेट शादी करती हैं, या जिन महिलाओं की शादी जल्दी भी हो जाए वो प्रेगनेंसी जो है लेट प्लान करती हैं, क्योंकि कमिटमेंट्स हैं अपनी जॉब के, किसी को इमिग्रेशन करनी है या जो भी है, कोई पढ़ाई कर रही है। तो जैसे जैसे लेडीज़ की उम्र बढ़ती जाती है तो फाइब्रॉइड्स यूट्रस में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और फाइब्रॉइड्स पहले तो है क्या? फाइब्रॉइड्स होती हैं जैसे गांठें होती हैं, ठोस मसल की। यूट्रस की जो मसल होती है उसके अंदर इस तरह से ये गांठें बन जाती हैं। बच्चेदानी है और साइड्स में दोनों तरफ ओवरीज होती हैं और फलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ये बच्चेदानी के अंदर इसकी जो वॉल्व हैं ये मसल की बनी होती है और इनके अंदर इस तरह की गांठें बन जाती हैं। इनको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। और अब ये डिपेंड करता है ये कितनी गांठें हैं, इनकी पोजीशन क्या है, ये यूट्रस की बाहर की तरफ ग्रो कर रही हैं या अंदर की तरफ ग्रो कर रही हैं। बाहर की तरफ जो रसौलियाँ ग्रो करती हैं वो कई बारी 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर की भी हो जाए तो भी परेशान नहीं करते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो अंदर की तरफ ग्रो करती है, अगर 1 सेंटीमीटर की भी रसौली अंदर की तरफ ग्रोथ करे तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अक्सर उस पे हेवी ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और कंसेप्शन ही नहीं, पेशेंट को कंसीव करने में ही, प्रेग्नेंट होने में ही प्रॉब्लम आती है, उनको प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। और जब बाहर की साइड है तो फिर अक्सर प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर बहुत बड़ी बड़ी रसौलियाँ हैं तो फिर उनसे प्रेगनेंसी में कुछ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये होती क्यों है? ये एक नेचर का प्रोसेस है। एजिंग के साथ अगर हम जैसे 35 साल की लेडीज़, 100 लेडीज़ जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम 100 लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड करें तो कम से कम 10, 12, 15 को इस तरह से रसौलियाँ होंगी। 50 साल की उम्र के आसपास अगर हम 100 लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड करें तो कम से कम 30-40 को तो रसौलियाँ नज़र आएंगी। तो ये एक एजिंग प्रोसेस है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत बड़ी रसौलियाँ या यूट्रस के अंदर की साइड जब ग्रोथ करती हैं, या उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, कहीं कोई छोटी छोटी रसौलियाँ होंगी लेकिन 18, 20, 50 एक यूट्रस के अंदर इतनी रसौलियाँ होती तो बहुत दिक्कत आती। तो रसौली बेसिकली है क्या? पानी होता है इसमें या नहीं, ये ठोस रसौलियाँ, जैसे मैं इसलिए कह रही थी गांठ की तरह, गांठ ठीक है ना, लंप बन जाता है यूट्रस के अंदर, इन पे पानी नहीं होता, ठीक है ना। तो इनसे दिक्कतें प्रेगनेंसी में क्या आती है? एक तो मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है। अर्ली मिसकैरेज पहले दूसरे तीसरे महीने में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं, उस समय मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है। कईयों को अर्ली लेबर पेन्स स्टार्ट होने का चांस हो जाता है, जैसे छठे महीने में, 7वें 8वें महीने में किसी को प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो गई तो प्रीमेच्योर बेबी हो गया, तो या तो उस बच्चे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, बहुत प्रीमेच्योर होगा तो बच्चा बचता नहीं है, या फिर उसको बहुत देर तक मशीनों में वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर कईयों को ड्यूरिंग डिलीवरी प्रॉब्लम आती है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। जब ये रसौलियाँ रहती हैं, यूट्रस का साइज़ इतना बड़ा है तो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग तो सभी लेडीज़ को होनी है। यूट्रस के अंदर अगर रसौलियाँ हों तो कई बारी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। कई बारी
जो इस तरह की रसौली अगर यूट्रस के बाहर की तरफ हो, तो जिसको हम बोलते हैं पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, कई बार पूरी की पूरी रसौली बाहर की तरफ यूट्रस के ग्रो कर रही है, तो वो ट्विस्ट हो जाती है प्रेगनेंसी में। अगर वो ट्विस्ट हो जाए तो फिर एक बहुत इमरजेंट सिचुएशन बन जाती है। उस कंडीशन में हमें इवन प्रेगनेंसी के दौरान हमें ऑपरेशन करके फाइब्रॉइड को निकालने की नौबत आ जाती है। बाय एंड लार्ज एक वही कंडीशन है कि अगर फाइब्रॉइड है, बाहर की साइड है और वो ट्विस्ट कर गया, तो हम इसको प्रेगनेंसी में ऑपरेशन वगैरह करके निकालते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। ठीक है ना। तो और कई बारी डिलीवरी में अगर यूट्रस के नीचे वाले भाग में रसौली है, तो जहाँ से बेबी ने पैसेज में से बाहर निकल के आना है, वहीं पे बड़ी सारी 7-8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की रसौली होगी, तो बच्चा बाहर निकलेगा कैसे? तो फिर उनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। और कईयों में अगर उस भाग में जहाँ पे हमें सिज़ेरियन करना हो कि नॉर्मल भी नहीं हो पाती, और वहाँ पे जहाँ पे चीरा दे के कट लगा के यूट्रस में बच्चा बाहर निकालना है, वहाँ पे रसौली है, तो वहाँ पे सिज़ेरियन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक अलग टाइप का सिज़ेरियन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्लासिकल सिज़ेरियन, जहाँ पे यूट्रस के ऊपर के भाग में से कट डाल के बच्चे को निकालना, जो कि एक बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि 99% ऑफ द टाइम्स अगर रसौली है भी, तो मेजर इश्यूज़, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ प्रेगनेंसी में नहीं आते। और हम यूजुअली एनकरेज करते हैं कि अगर रसौली है, सिम्पटम्स नहीं है, कई बारी थोड़ा बहुत हैवी ब्लीडिंग का सिम्पटम है और कोई भी किसी लेडी को सिम्पटम नहीं है, बड़ी रसौली भी है, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर की रसौली है, कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो। इस कारण से हम अबॉर्शन भी एडवाइस नहीं करते। ना ही हम लेडीज़ को, अगर उनको सिम्पटम्स नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये नहीं कहते कि पहले रसौली निकलवाओ और फिर प्रेगनेंसी प्लान करो। ठीक है ना? जी। तो रसौली निकालने का, क्योंकि फाइब्रॉइड का इलाज दवाइयों से बाय एंड लार्ज नहीं होता। कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनके साथ हम टेम्पररी तौर पे फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर सकते हैं। जब वो दवाइयाँ बंद होती हैं, जैसे 3 महीने का कोर्स कराएंगे, उतनी देर में रसौली श्रिंक हो जाएगी। जब दवाई बंद हो जाएगी 6 महीने में, साल में, वो फिर बड़ी हो जाएंगी, तो उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। वो ट्रीटमेंट हम अक्सर तब देते हैं लेडीज़ को, जैसे उनका पीरियड्स बंद होने का टाइम हो रहा है, 50 साल के आसपास की या 45 साल की उम्र हो गई, हम सोचते हैं कि चलो 2-3 साल निकाल देते हैं, तब तक मेनोपॉज़ हो जाएगा। मेनोपॉज़ हो जाएगा, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, हार्मोन्स बॉडी में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ये रसौलियाँ श्रिंक हो जाती हैं। तो अदरवाइज़, या फिर कई इंजेक्शंस होते हैं इनको टेम्पररी श्रिंक करने के लिए, उनको हम कई बारी, जैसे किसी को आईवीएफ करना है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, ये रसौलियों को निकाल दिया, ये दोबारा भी बनने का चांस होता है। दोबारा मतलब वही रसौली दोबारा नहीं बनेगी, फिर एक बारी यूट्रस में जहाँ पे रसौली बन चुकी है, वहाँ पे और रसौलियाँ बनना, उनको निकाल दें, उसके बाद फिर से रसौली बनने की पॉसिबिलिटी होती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि कई लेडीज़ पे छोटी-छोटी बहुत सारी रसौलियाँ होती हैं, आप कितनी रसौलियाँ निकालोगे? तो उनमें हम टेम्परेरीली प्रेगनेंसी होने से पहले, प्रेगनेंसी होने के बाद नहीं, प्रेगनेंसी होने से पहले उनको टेम्परेरीली श्रिंक कर देते हैं, तब तक लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, चाहे नेचुरली या ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ वाली प्रोसीजर्स के साथ। जब फिर वो डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हम रसौलियाँ निकालें या यूट्रस निकालें। क्योंकि रसौलियाँ निकालने का जो प्रोसीजर होता है, जो ऑपरेशन होता है, यूट्रस के अंदर कट करके किया जाता है, उससे यूट्रस की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। अगर अच्छे से उसको रिपेयर ना किया जाए, या ऑपरेशन करा जो उसके रसौली निकालने का ऑपरेशन, जिसको कि मायोमेक्टमी कहते हैं, अगर उसके बाद जल्दी ही लेडी को प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर पेन्स यूट्रस फट सकता है। तो एक वो बहुत ही रिस्की सिचुएशन हो जाती है। तो कुछ हद तक तो हम कोशिश करते हैं कि मायोमेक्टमी प्रोसीजर अवॉइड करें। अगर कराना भी है, किसी को ज़रूरी है, करवाना चाहिए, लेकिन फिर वो किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से ही कराया जाए, जहाँ पे यूट्रस की रिपेयर अच्छी हो सके, ख़ास करके अगर उसको आगे प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो कई बारी हम लोग बहुत सारी रसौलियाँ आजकल तो दूरबीन से भी निकाल देते हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर हो जिसमें दूरबीन पेट से अंदर जाती है, या हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर हो जिसमें दूरबीन जो यूट्रस का नेचुरल पैसेज है उसके थ्रू जाती है, टाँके वगैरह नहीं लगते। तो जो बिल्कुल यूट्रस के अंदर की साइड वाली रसौलियाँ हैं, उनको हम
हिस्टेरोस्कोपी यानी कि दूरबीन से बिना टाँके बिना कट के भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रसौली को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें कैंसरस चेंज नहीं है, हम छोड़ देते हैं। इनको निकालने की सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हर किसी को एडवाइस भी नहीं किया जाता और हर किसी सर्जन को, गायनेकोलॉजिस्ट को करना भी नहीं चाहिए, करवाना भी नहीं चाहिए उनसे। अब कुछ मतलब सिम्टम्स आए, आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं या आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि आप शक लग रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं कि फाइब्रॉइड रसौली तो नहीं? यूजुअली सिम्पटम होता है हैवी ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द पीरियड्स के दौरान, या फिर कई बारी पीरियड्स के आगे पीछे, जैसे जो मेंसेस है, मेंसेस जब नहीं है, बीच वाले जो ड्राई डेज होते हैं उनमें भी बीच बीच में दाग लग जाना, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। या फिर कई लेडीज़ को और कोई सिम्टम ही नहीं होता, उनको सिर्फ यही सिम्टम होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। उन केसेस में वो यूट्रस की के अंदर जो रसौली ऐसी पोजीशन में होती है कि प्रेगनेंसी होने नहीं दे रही। तो इस तरह के सिम्टम्स तो होते हैं। चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। और अगर फाइब्रॉइड निकल भी है, जैसे आपने कहा कि कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता, वो आपने सारा बता ही दिया है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक कि अगर रसौली भी है और आप प्रेग्नेंट भी हैं। एक तो आपका गायनेकोलॉजिकल चेकअप, जो आपकी बुकिंग है प्रेगनेंसी चेकअप्स के लिए, किसी अच्छे सेंटर में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के पास अर्ली बुकिंग होनी चाहिए, जिसमें कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने की दवाइयाँ कुछ अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट कर सकें ताकि मिसकैरेज ना हो। सेकेंडली, प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि हमें पता है कि मिसकैरेज के या प्रीमेच्योर लेबर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ट्रैवलिंग अवॉइड की जाए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल अवॉइड किया जाए। कुछ एक ये चीज़ें हो गई। तीसरा ये है कि हीमोग्लोबिन को अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पेशेंट्स में डिलीवरी के टाइम हैवी ब्लीडिंग होने का डर है। तो पहले से हीमोग्लोबिन को हम आयरन खा के अपनी खुराक में अच्छा आयरन, प्रोटीन्स वगैरह लेते रहें, विटामिन्स लेते रहें, तो हीमोग्लोबिन अगर 12-13 ग्राम तक रहेगा, अगर डिलीवरी के टाइम हैवी ब्लीडिंग हो भी गई तो भी नुकसान नहीं होता है। और डिलीवरी ठीक के है? बाद भी और कुछ डिलीवरी खास के बात? बाद भी अगर हेवी ब्लीडिंग हुई है तो नेचुरली हमें ध्यान करना पड़ेगा। और एक बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर रसौली है, फाइब्रॉइड है, तो जब हम सिज़ेरियन करा लें और सिज़ेरियन के टाइम बेबी भी निकल जाएगा और रसौली भी निकल जाएगी। लेकिन 80-90% टाइम्स में जो रसौली है उसको सिज़ेरियन के टाइम छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि उस समय यूट्रस की इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई है कि अगर रसौली को निकालने के लिए काटापीटी की जाएगी तो इतनी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है कि यूट्रस को निकालने की नौबत आ सकती है, या उस महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। तो अगर ऑपरेशन होता है तो नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम सिर्फ बेबी को बाहर निकाला जाता है, और बाद में अगर ज़रूरत है तो रसौलियों को 1.25 महीना, 1.5 महीना या उसके बाद में ही निकाला जाता है।